Good morning, students. Our next topic is conversion of chemical energy into electrical energy. As you know that energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted into one form to another form. And in this topic, we will do that chemical energy is converted into electrical energy. The list of conversion of one form of energy into another is almost endless. The electric cell we talked about in class 6 give us electrical energy at the expenses of chemical energy. 6 स्टैंडर्ड में आपने किया था that केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. टॉर्च का जो आपने डायग्राम बनाया था उसमें किया था कि केमिकल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. वी कैन देयरफॉर से दैट सेल आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. टॉर्च में हम क्या यूज़ करते हैं? सेल. तो सेल में क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. इट वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट एल्जेंड्रो वोल्टा हु गेव अस द फर्स्ट प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ सच अ कन्वर्जन इन द ईयर 1790. सबसे पहले हमें केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना किसने बताया था? एल्जेंड्रो वोल्टा ने. और कब बताया था? 1790 में. और इस अरेंजमेंट को क्या बोला गया था? वोल्टेइक सेल. उनके नेम पे ही सेल का नेम दिया गया था. इनका नेम क्या था? वोल्टा. नेम के ऊपर ही सेल का नेम दिया गया वोल्टेइक सेल. अब आपको सेटअप दिखा रखा है इसके अंदर. सेटअप में क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमने एक बीकर लिया हुआ है. बीकर में लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. रोड्स ली हुई हैं, जिंक रोड एंड कॉपर रोड. जिंक रोड को कनेक्ट किया नेगेटिव और कॉपर रोड पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. व्हेन टू रोड ऑफ जिंक एंड कॉपर आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. हमने क्या करा इसके अंदर? जिंक रोड को और कॉपर रोड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन के अंदर डाला तो इसमें केमिकल रिएक्शन होगी. इट इज़ दीज रिएक्शन दैट हेल्प अस टू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी. केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी. व्हेन वी कनेक्ट इट्स टू रोड टू अ बल्ब विद द हेल्प ऑफ वायर, बल्ब लाइट अप. हमने क्या करा? जब इनको दोनों रोड को, जिंक रोड को और कॉपर रोड को वायर से कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा. द वोल्टेइक सेल कैन देयरफॉर एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस सेल में क्या प्रोड्यूस्ड हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई. एनर्जी कौन सी कन्वर्ट हुई? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. तो अगर आपके पास वोल्टेइक सेल की कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या बताओगे? इसमें हमने टू रोड ली, जिंक रोड एंड कॉपर रोड. दोनों रोड को हमने डिप करा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन के अंदर, वायर से कनेक्ट किया. जिंक रोड नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है और कॉपर रोड पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होगी. तो बल्ब ग्लो करेगा. इसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. We now realize that chemical changes in liquid can produce electrical effect, electric current. तो हमने क्या रियलाइज़ करा? दैट केमिकल चेंजेस, केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. इज़ अ रिवर्स पॉसिबल? क्या रिवर्स भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए? इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? माइकल फैराडे ने. उससे पहले 1790 तक हम यही सोच रहे थे दैट केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. बट उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए 1834 में. उन्होंने डिस्कवर किया दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. मतलब वाइस वर्सा भी पॉसिबल हो सकता है. ये किसने बताया? माइकल फैराडे ने. Well-known British experimental physicist began his experiment on the passage of electricity through liquid in 1834. 1834 में उन्होंने इसके बारे में बताया था. He observed interesting chemical changes taking place when electric current passes through an ionic solution. उन्होंने क्या देखा? किसी सोल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल चेंजेस उन्होंने देखे. केमिकल चेंजेस क्या देखे वो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में करेंगे. तो फैराडे ने जो इसकी डेफिनेशन बताई इलेक्ट्रोलिसिस की, डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड. लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी का पास होना, इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस. दिस इज बिकॉज इट कॉज केमिकल चेंजेस विद इन इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करेंगे किसी भी लिक्विड में से तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल एनर्जी के अंदर. नेक्स्ट डू यू नो, देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a pure metallic conductor whether solid or liquid,
there is no chemical effect. That is, there is no change in the chemical composition of the conductor. There is only the usual heating effect of current. ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कोई प्योर मेटल लेके चल रहे हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर सॉलिड फॉर्म में. लिक्विड कौन सा मेटल होता है? मरकरी. अगर मेटल प्योर है, इफ़ मेटल इज़ प्योर देन देयर विल बी नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन. तो केमिकल कंपोजिशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा. कब होगा? जब उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड होंगी एंड देयर इज़ ओनली यूजिंग हीटिंग इफेक्ट. अगर मेटल प्योर है तो उसके अंदर सिर्फ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा. दैट मीन्स जो भी हम मेटल लेके चल रहे हैं वो हीट प्रोड्यूस करेगा और उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस हमें ऑब्जर्व नहीं होंगे. कब? जब मेटल प्योर होगा. तो इसको करने के लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं. कैसे पता चलेगा हमें दैट केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है किससे? इलेक्ट्रिक करंट पास करके. इसको करने के लिए हमने क्या किया? 2 पेंसिल्स ली. पेंसिल को हमने बीकर के अंदर डिप कर दिया. बट ये ध्यान रखना है कि पेंसिल्स पूरी तरह से बीकर को टच ना करें, बस वाटर के अंदर ही डिप करना है. वाटर कौन सा लेके चल रहे हैं हम इसके अंदर? टैप वाटर. फिर हमने एक सर्कुलर कार्डबोर्ड पीस लिया. कार्डबोर्ड पीस क्यों ले रहे हैं? ताकि पेंसिल जो है वर्टिकली होल्ड हो सके. उसके बाद हमने कनेक्ट करा वायर से और बैटरी से. बैटरी कैसे बनी हुई है? 2 सेल. 2 सेल ले रखे हैं हमने. दोनों सेल को अरेंज करा. फर्स्ट का जो नेगेटिव है वो सेकंड के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा. पॉजिटिव एंड को शो कर रहे हैं हम, लाइन जो है लॉन्ग है इसके अंदर और नेगेटिव की लाइन जो है वो स्मॉल है. सर्किट कंप्लीट हो गया हमारा. सर्किट कंप्लीट होगा तो कुछ टाइम के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? दैट स्मॉल गैस बबल्स कैन सीन नियर द इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स कौन सी है? जो हमने 2 पेंसिल ली हैं. दीज पेंसिल आर वर्किंग एज अ इलेक्ट्रोड एंड bubbles, you can see bubbles around these electrodes. What is this? This is chemical change. That means when we pass current through this chemical tap water, then electrical energy is converted into chemical energy. तो ये सबसे पहले किसने बताया था हमें? माइकल फैराडे ने. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. Who tell about that electrical energy is converted into chemical energy? माइकल फैराडे ने बताया था. और कब बताया था? 1834 में. तो अगर आपके पास ये एक्टिविटी भी पूछी जाती है तो आप इसका प्रोसीजर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. ज़रूरी नहीं कि आपको बुकिश लैंग्वेज राइट करनी है. बट यू विल राइट इन द एग्जाम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 2 pencils which are working as electrodes, dip these electrodes in water, tap water, and connect with wire and battery. After few minutes we will observe that gas bubbles are produced around these 2 electrodes. This shows that electrical energy is converted into chemical energy. You can write in your language. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे. इट वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन हु हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर एंड अ स्टडी करंट वॉज पास थ्रू इट, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था. ये जो एक्टिविटी गिवन है हमें, 2 पेंसिल्स हम जो लेके चल रहे हैं, इसमें क्या ऑब्जर्व किया? केमिकल रिएक्शन. हमें केमिकल चेंजेस क्या क्या ऑब्जर्व हुए? बबल्स जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो बबल्स किसके बने हुए हैं? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के. फिर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ऑक्सीजन बबल्स कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं और हाइड्रोजन बबल्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ऑक्सीजन बबल्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होंगे? पॉजिटिव एंड पे बैटरी के. और पॉजिटिव एंड को क्या बोलते हैं? एनोड. और जो नेगेटिव एंड होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड. नेगेटिव एंड पे कौन से बबल्स प्रोड्यूस्ड होंगे? हाइड्रोजन गैस के. ये क्वेश्चन आया हुआ था, दोबारा ध्यान से सुनो. दैट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस्ड होंगे? ऑक्सीजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं पॉजिटिव एंड, जिसको हम बोलते हैं एनोड. एंड जो नेगेटिव हाइड्रोजन बबल्स हैं वो प्रोड्यूस्ड होंगे नेगेटिव एंड पर, जिसको क्या बोला हमने? कैथोड. We thus concluded that passage of electric current through ionic solution can cause chemical changes. तो हमने क्या देखा इसके अंदर? जब हमने करंट पास की तो करंट पास करने की वजह से हमें कुछ केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व हुए. द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन. केमिकल रिएक्शन जो हो रही है सॉल्यूशन के अंदर वो किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन.
केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? 2 पॉइंट हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोड के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है एंड नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड है तो आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होंगे, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। बट अगर सॉल्यूशन हमारे पास कंसनट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो बबल्स प्रोड्यूस्ड होंगे वो थोड़े कम होंगे और उसको प्रोड्यूस होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रोड के नेचर के ऊपर एंड सेकेंडली कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन समझ में आया आपको? 2 तरह की होती है, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब जिसमें वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर वाटर कम प्रेजेंट होता है। और फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, अगर डाइल्यूट बोलती हूँ तो डाइल्यूट के अंदर 10% सल्फ्यूरिक एसिड होगा और 90% वाटर होगा, जबकि कंसनट्रेटेड के अंदर क्या होता है? 90% सल्फ्यूरिक एसिड होगा और 10% वाटर होगा। नेक्स्ट आता है सम ऑफ द प्रोमिनेंट इफेक्ट। प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स एंड विद इन द सोल्यूशन। अब प्रोमिनेंट इफेक्ट बता रखे हैं, प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट इफेक्ट। ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा हुआ था 3 मार्क्स का। ये जो आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, डार्क बोल्ड जो किया हुआ इसके अंदर ब्लैक कलर से। तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से लर्न करना। फर्स्ट हमने क्या देखा, जब हमने केमिकल रिएक्शन की तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? मेटल्स में गेट डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। इलेक्ट्रोड्स पर मेटल क्या हो रहे हैं? डिपॉजिट हो रहे हैं। सेकंड, बबल्स प्रोड्यूस्ड हुए। और थर्ड हमने क्या ऑब्जर्व किया? चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन। हम जो सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। चेंज क्यों होता है? क्योंकि आयंस जो हैं, आयंस में चेंजेस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेके चलते हैं तो कॉपर सल्फेट ब्रेक हो जाता है किसमें? कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस में। जब ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो कलर जो है सोल्यूशन का चेंज हो जाता है। तो 3 पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व किए? फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? मेटल्स में गेट डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। इलेक्ट्रोड्स 2 इलेक्ट्रोड ले रखी है हमने, दोनों इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। सेकंड हमने बोला बबल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स के अराउंड। एंड थर्ड पॉइंट इज चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन। जो भी हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो लर्न दीज 3 पॉइंट। नेक्स्ट, डू यू नो the phenomena of electrolysis, that is passes of current through ionic solution, is different from the conduction of electricity through metals in 2 important ways. जो इलेक्ट्रोलिसिस हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? करंट का पास होना आयनिक सोल्यूशन, मतलब लिक्विड में बात कर रहे हैं हम। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटल्स में, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना। एंड सेकंड हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना आयनिक सोल्यूशन, दैट मीन्स किसी लिक्विड में। दोनों डिफरेंट होंगे। कैसे? फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? फ्लो ऑफ करंट कैन कोज केमिकल रिएक्शन। करंट का फ्लो होना, जब भी किसी लिक्विड में से करंट फ्लो करती है तो उसमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी। जबकि मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता, मेटल में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। लिक्विड में क्या होगा? जब किसी लिक्विड में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो इसमें क्या होता है? केमिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बताया? अनलाइक कंडक्शन इन मैटर हेयर गेट्स एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सॉल्यूशन। अनलाइक कंडक्शन, मेटल्स में क्या होता है? कंडक्शन का मतलब दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो हमें मूव होते हुए दिखाई नहीं देते मेटल्स के केस में। फॉर एग्जांपल अगर कुछ किचन में आपकी मम्मा कुक कर रही हैं और उस वेसल के अंदर स्पून को रख दिया जाता है तो कुछ देर के बाद आप क्या देखते हो? स्पून भी गर्म हो जाता है। मतलब सॉलिड में क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स हमें मूव करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बट हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उसके अंदर। एंड इन केस ऑफ लिक्विड इट गेट्स एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सॉल्यूशन। जबकि लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? लिक्विड के केस में जो आयनिक सोल्यूशन है वो हमें पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देंगे, जबकि मेटल्स के केस में, सॉलिड के केस में हमें पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई नहीं देते। अब आपको एप्लीकेशंस दे रखी है। एप्लीकेशन का मतलब हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं इसको? डेली लाइफ में जो हमने ये जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, दैट करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब किसी सॉल्यूशन में से पास की जाती है तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल
एनर्जी के अंदर। डेली लाइफ में हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है इसको, कहाँ पर? इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको क्लियर हुई। 3 एप्लीकेशंस दे रखी हैं। दीज एप्लीकेशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है? दैट राइट some important scientific and industrial applications of chemical effect of current। तो आप तीनों applications जो हैं, सिर्फ इसकी heading बता दोगे तो भी आपको full marks मिलेंगे। फर्स्ट क्या बताया हमने? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। कहाँ यूज़ करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? मतलब ओर्स जो हैं, ओर्स क्या होते हैं? मेटल्स नेचर के अंदर प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मेटल्स में इम्प्योरिटीज़ होती हैं ऑक्सीजन की, जिनको ऑक्साइड बोला जाता है। मतलब मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। एंड उन मेटल्स को प्योर फॉर्म में लाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इस जो हम बोल रहे हैं कि केमिकल एनर्जी का प्रोड्यूस होना बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इसका डेली लाइफ में। सेकंड क्या बोला? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को, इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बोला इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम तीनों को वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। सर्टेन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या बताया हमने? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। द प्रोसेस ऑफ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड। लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। जब किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल एनर्जी के अंदर। तो सर्टेन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। कुछ मेटल्स जो हैं उनको ओर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओर से निकाला जाता है। किस प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये जो मेटल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या बताया? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर वन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या करते हैं? प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से? इम्प्योर से। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है तो हम दोनों पे ही कॉपर लेके चलेंगे, कैथोड पर भी और एनोड पर भी। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के केस में प्योर कॉपर रोड जो है वो कहाँ पर होती है? कैथोड की तरह एक्ट करेगी, और जो इम्प्योर है वो एक्ट एज अ एनोड। ये चीज़ ध्यान रखोगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के केस में जिस मेटल की हमें प्योरीफिकेशन करनी है, दोनों ही रोड पर, एनोड और कैथोड दोनों में वही मेटल लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर रोड को हमें प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमने क्या करा? प्योर कॉपर कहाँ पे लिया हमने? कैथोड पर। और जो इम्प्योर कॉपर रोड है वो एक्ट कर रही है एज अ एनोड विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और सोल्यूशन भी इसी का लेके चलेंगे। जिस भी मेटल को हमें प्योरीफाई करना है, किसको प्योरीफाई करना है हमें यहाँ पर? कॉपर को। सो वी विल टेक सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इफ वी हैव टू प्योरीफाई सिल्वर, then we will take solution of silver nitrate. Remember this point. If you are taking copper rod, then you have to take a solution of copper sulfate. And if you are purify silver, then you will take solution of silver nitrate. तो यहाँ पर हम कॉपर को प्योरीफाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया। जो प्योर कॉपर है वो कहाँ पर एक्ट करेगी? कैथोड पर। और जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में उल्टा होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअल में होती क्या है? ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है आपसे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जब पास किया जाता है किसी भी मेटल के ऊपर से, तो उस मेटल के ऊपर हम जो भी डिज़ायर लेयर लगाना चाहते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जिंक के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग करनी है, तो जिस भी मेटल की प्लेटिंग करनी है वो एक्ट करेगा एनोड की तरह। ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करना होता है हमें? रिमेंबर दैट जिस भी मेटल की हमें प्लेटिंग करनी है, लगाना है, वो एक्ट करेगा एनोड की तरह। मतलब वो कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव एंड से। जिस मेटल पे लगा रहे हैं, जिस मटेरियल पे लगाएंगे, वो कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एंड इट विल एक्ट एज अ
कैथोड। तो आपको एक्टिविटी 4 में यही बताया गया है। इस एक्टिविटी 4 में करना क्या है, अभी हमने जिंक के ऊपर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, बीकर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने ऐड किया and connect copper plate with positive terminal and zinc plate at the negative terminal. Copper plate will act as anode and zinc plate will act as a cathode. After few minutes, after 20 or 30 minutes, we will observe that copper sulfate solution will break into ions, copper ions and sulfate ions, and these copper ions will deposit on cathode, that means a zinc plate. Zinc के ऊपर हमें कोटिंग करनी थी डिज़ायर मेटल की, मेटल कौन सा करना था, कॉपर। तो जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है, जिसकी कोटिंग करनी है उसी का सोल्यूशन लेके चलेंगे। यहाँ पे हम किसकी कोटिंग कर रहे हैं, कॉपर की कोटिंग कर रहे हैं, किस पर, जिंक पर। तो सोल्यूशन कौन सा लिया हमने, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड क्यों करा हमने, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या करेगा, इसकी रिएक्टिविटी को फास्ट कर देगा। तो इसलिए जब हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया तो कॉपर सल्फेट ब्रेक हो जाएगा कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस के अंदर। तो इसमें हमने बताया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। हाउ डज दिस डिपोजिशन ऑन इलेक्ट्रोड हैपन, ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई कैसे हो रही है वो। लेट अस ट्रेस द फ्लो ऑफ चार्ज आयंस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब करंट पास किया गया तो जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू कॉपर एंड सल्फेट आयंस। अब आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं, कौन कौन से आयंस हैं, कॉपर एंड सल्फेट आयंस। कॉपर पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और सल्फेट पर कैसा होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले कहाँ पर जाएंगे, नेगेटिव वाले के पास अट्रैक्ट होंगे। कॉपर आयंस कहाँ चले जाएंगे, जिंक प्लेट के पास, कैथोड के पास में, एंड दस कॉपर इज इफेक्टिवली रिमूव्ड फ्रॉम द एनोड एंड डिपॉजिट ऑन कैथोड। कॉपर जो है वो कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो गया और कॉपर आयंस इजीली कहाँ पर चले जाते हैं, कैथोड की तरफ, दैट मीन्स जिंक प्लेट के ऊपर। तो इजीली इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी जिस भी सुटेबल मटेरियल की हम कराना चाहते हैं। अब आता है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। वी नाउ लिस्ट सम कंडीशन दैट हेल्प इन गेटिंग अ स्मूथ एंड फर्म डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रैक्टिकल मतलब एप्लीकेशन करने से पहले हम इसमें बताएंगे कुछ कंडीशंस हैं जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्मूथ हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड शुड बी मेड एट द कैथोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट जिस भी मटेरियल की हमें के ऊपर हमें प्लेटिंग करनी है वो मटेरियल कहाँ पर लेके चलेंगे, कैथोड पर। एनोड इज मेड ऑफ प्योर मेटल, जिसकी कोटिंग करनी है वो कहाँ पे लेके चलेंगे, एनोड पर। जिसकी कोटिंग करनी है वो एनोड पर और जिसके ऊपर कोटिंग करनी है वो कैथोड पर होगा। अ सुटेबल सोल्यूबल सोल्ट ऑफ एनोड मेटल इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। एनोड पर जो भी हम प्लेट लेके चल रहे हैं, जैसे पीछे एक्टिविटी 4 में बताया आपको, एनोड में क्या लेके चले थे हम, कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट लिया तो दैट मीन्स हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर दिया इसके अंदर। और जिस भी मेटल को हम एज अ एनोड लेके चल रहे हैं तो उसी मेटल की हम क्या लेके चलेंगे, सोल्यूशन लेके चलेंगे। उसके बाद रखा है आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकली हम डेली लाइफ में कहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। Electroplating is very useful process. It is widely used in industries for coating metal object with a thin layer of different metals. Metals के ऊपर डिजाइल मेटल्स की कोटिंग के लिए इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हमने बताया टू इम्प्रूव आफ्टर देयर अपीयरेंस। ये 3 पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना, इनकी हेडिंग ही सफिशिएंट है लर्न करने के लिए। फर्स्ट क्या बताया हमने, टू इम्प्रूव आफ्टर ऑल्टर देयर अपीयरेंस। अब अपीयरेंस जो हमें दिखाई दे रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड हमने क्या बोला, टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। जो कोटिंग हम जिस भी मटेरियल की कर रहे हैं वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एंड थर्ड क्या बताया, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। अब तीनों पॉइंट को अच्छे से समझो, इसमें क्या बताया हुआ है हमें। फर्स्ट पॉइंट गिवन है दैट टू इम्प्रूव ऑल्टर देयर अपीयरेंस, अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट है, वी ऑल हैव सीन द शाइनिंग हैंडल्स ऑफ साइकिल एंड बाथ टैप्स विच आर अदरवाइज मेड ऑफ आयरन। एक्चुअल में जो आपके घर में जो टैप लगी हुई हैं
या फिर साइकिल का जो हैंडल है वो किसका बना होता है, आयरन का। बट ये आयरन पे रस्ट नहीं आती, शाइनिंग अपीयरेंस होती है इसकी। दिस इज़ डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये शाइनिंग अपीयरेंस जो है वो किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब इस आयरन के ऊपर हमने किसी एक और मेटल की लेयर लगाई हुई है, और वो मेटल क्या है, क्रोमियम और निकल। अगर आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाता है तो आप लर्न कर लेना एंड मार्क कर लो, इस लाइन को हाईलाइट कर लो, दैट आयरन का जो हम यूज़ कर रहे हैं साइकिल और बाथ टैप में, उसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, क्रोमियम और निकल की, जिसकी वजह से हमें शाइनिंग अपीयरेंस होती है। सिमिलरली आर्टिकल्स ऑफ बेस मेटल्स आर ऑफन कोटेड विद प्रीशियस मेटल्स टू मेक देम लुक मोर अट्रैक्टिव। इसी तरह से मेटल्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो मेटल्स जिनकी शाइनिंग अपीयरेंस है उस मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्ट करने के लिए वी ऑफन फाइंड अ क्रोमियम प्लेटिंग ऑन द बाथ टैप, car bumpers, cycle handles, towel rails, kitchen gas burner, wheel rims, and so on. Chromium deposit not only provide a shiny appearance but also help to avoid corrosion and effect of wear and tear and scratches. हमने बताया कि आयरन का हम आयरन के ऊपर कोटिंग करें क्रोमियम की, साइकिल का जो हैंडल है या फिर टावल स्टैंड होता है हमारा, टैप बाथ टैप्स में जो ये शाइनिंग अपीयरेंस आ रही है वो किसकी वजह से हो रही है, क्रोमियम की वजह से। क्रोमियम जो है वो ना सिर्फ शाइनिंग अपीयरेंस देता है आयरन को, उसके साथ साथ अवॉइड करता है कोरिजन। कोरिजन का मतलब आपको पता है कि आयरन को जल्दी से जंग लग जाती है, रस्टिंग, तो इसको आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, बट साइकिल हैंडल पे नहीं आती है। आपके जो टैप्स हैं उस पर ब्राउन कलर की लेयर नहीं आती, किस वजह से, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोटिंग की हुई है किसकी, क्रोमियम की। तो क्रोमियम क्या कर रहा है, इसको शाइनिंग अपीयरेंस देने के साथ साथ इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। कौन, क्रोमियम प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, आयरन को। सम कोटिंग ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल। अब यहाँ पे बेस मेटल क्या लेके चल रहे हैं हम, आयरन। तो ये क्या कर रहा है, आयरन को प्रोटेक्ट कर रहा है किससे, रस्ट लगने से। तो जो डिज़ायर मेटल की हम कोटिंग कर रहे हैं वो क्या करता है, स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है, किसकी, बेस मेटल की स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट हमने बताया मिनिमाइज द कॉस्ट। वी नो दैट सम ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, निकल एंड क्रोमियम आर वेरी एक्सपेंसिव। ये सब मेटल्स कैसी हैं, बहुत कॉस्टली हैं। इट वुड नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दीज मेटल्स। सभी ऑब्जेक्ट को इनका बनाना, मतलब इनकी लेयर्स का लगाना पॉसिबल नहीं है। सो द आर्टिकल इज मेड फ्रॉम अ लेस एक्सपेंसिव मेटल and only a thin coating of expensive metal is deposit over it. हम जो आर्टिकल्स लेकर के आते हैं उस आर्टिकल में प्योर प्लैटिनम का यूज़ करना, प्योर गोल्ड का यूज़ करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा एंड वी कांट अफोर्ड दिस कॉस्ट। सो व्हाट वी डू, वी आर डूइंग दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स डिज़ायर मेटल की हम एक लेयर लगा देते हैं, वो लेयर जो है शाइनिंग अपीयरेंस भी देती है, बेस मेटल की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देती है, और साथ में जो कॉस्ट है उसकी वो कम होगी, लेस एक्सपेंसिव भी होगा वो मेटल। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात अगर हम करें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उस पर भी क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसकी, गोल्ड की या फिर सिल्वर की। तो जो ये मेटल्स हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेज़ करते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होती है, और अगर हम प्योर मेटल की, गोल्ड की या फिर सिल्वर की ज्वेलरी परचेज़ करें वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, और इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं, उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर की लेयर लगी होती है। डू यू नो द टिन कैन्स वी यूज़ फॉर स्टोरेज ऑफ फूड आइटम आर मेड बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन टू आयरन। जो टिन कैन होते हैं, टिन कैन की भी क्या किया जाता है, आयरन के होते हैं। एक्चुअली बेस मेटल यहाँ पे क्या है, आयरन है, एंड आयरन के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, एज टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन क्या है, लेस रिएक्टिव है आयरन से। फूड आइटम डोंट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड। टिन जो है वो लेस रिएक्टिव होगा, जल्दी से ख़राब नहीं होता, और जो हमारे फूड आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी टाइम तक के लिए प्रोटेक्ट रहते हैं और ख़राब नहीं होते। किस लिए, क्योंकि आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, टिन की। ओके बेटा, पेज नंबर 288 पर आपको लर्न करनी है इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन। पेज नंबर 289 पर प्रोमिनेंट इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस। 290 पर जो हमने एक्टिविटी की, दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। एंड ऑन पेज नंबर 291 you have to learn practical applications of electroplating. This is your homework. Okay.